हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं दीपक सर और आप देख रहे हैं आर्यवर्ड कोचिंग क्लासेस। तो लास्ट लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रिक कूलम्ब्स लॉ पढ़ लिए थे बेसिकली, और इलेक्ट्रिक फील्ड शुरू करेंगे मैंने बोला था। तो कूलम्ब्स लॉ के बाद जो चीज आता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, और वो कहीं ना कहीं से उसी कूलम्ब्स लॉ से जुड़े हुए हैं। हालांकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है वो कूलम्ब्स लॉ के ही है ना। हम कूलम्ब्स लॉ को ही यूज करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करने के लिए। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जानने के लिए देखिए में दो चीजें होते हैं, हालांकि बच्चों को कभी कभी कंफ्यूजन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, है ना। रियलिटी में ये दोनों थोड़े से अलग हैं, हालांकि एक दूसरे के पार्ट ही हैं, बट क्या है कैसे है मैं आपको समझाता हूँ, आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है ना, फील्ड मतलब ऐसे बोला जाता है ना, ये मेरा एरिया है, मेरा इलाका है, उसी टाइप का इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है एक एरिया या फिर एक रीजन, एक स्पेस, है ना, एक इलाका ऐसे बोल सकते हैं हम लोग। क्या कौन सा इलाका ना, द रीजन ऑफ स्पेस अराउंड ए चार्ज, एक चार्ज का इलाका, अपने चारों तरफ कुछ एक इलाका जिसके अंदर इन व्हिच इफ अनदर चार्ज इज प्लेस्ड, कोई दूसरा चार्ज रखूंगा तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। इसका काफी अच्छे से समझ सकते हो मैग्नेट्स में, है ना। जैसे कि मेरे पास दो मैग्नेट है, मान लो एक मैग्नेट इधर रखूं और एक मैग्नेट पास में रखूं, तो ये इसको क्या कर देता है, अट्रैक्ट कर देता है ना। थोड़ा दूर रखूं तो हो सकता है अट्रैक्ट कर ले। अगर इसको बहुत ज्यादा दूर ले जाऊंगा, बहुत दूर में लेके अगर एक मैग्नेट से दूसरे मैग्नेट को रख दूंगा, तो ये उसके ऊपर फोर्स नहीं लगाएगा। इसका मतलब इसके चारों तरफ एक इलाका था जिसके अंदर मैग्नेट को रखा, तो ये फोर्स लगाया। उसी तरह चार्ज के केस में भी, चाहे वो फोर्स अट्रैक्टिव लगाएगा अगर अपोजिट होंगे तो, सेम चार्ज होंगे तो रिपल्सिव लगाएगा, वो अलग बात है, बट उसके चारों तरफ एक इलाका, एक रीजन जिसके अंदर अगर दूसरे चार्ज को रखेंगे तो वो उसके ऊपर फोर्स लगा देगा। क्लियर है। ये कैसे एक्चुअली सोचा गया होगा, सोचिए आप, ऐसे सोचा गया कि एक चार्ज दूसरे चार्ज को तो बिना टच के फोर्स लगा देता है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है ना, बिना टच के फोर्स लगा देता है, मतलब ये कुछ तो क्रिएट करता है जिसकी वजह से उसके ऊपर फोर्स लगता है। वो जो कुछ क्रिएट करता है ना, वो कुछ ही इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आ गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन भी हम समझ जाते हैं, ऐसा ही है दैट दिस इज द स्पेस अराउंड ए चार्ज जिसके अंदर फोर्स लगेगा। ओके, एक बात बताएगा, इट एग्जिस्ट एवरीवेयर इन द स्पेस, मतलब कि एक चार्ज रखूंगा तो रियलिटी में ये दुनिया का कोई भी पॉइंट में कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा होगा। खाली इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, जैसे तीन टाइप के फील्ड हम लोग पढ़ते हैं पूरे 11th और 12th में, ग्रेविटेशनल फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो तीनों ही फील्ड ना, फील्ड का मतलब ही वही होता है कि इट एग्जिस्ट एवरीवेयर इन द स्पेस। एक्चुअली में स्पेस में हर कोई जगह एग्जिस्ट कर रहा है, बट उसका वैल्यू हो सकता है बहुत इनसिग्निफिकेंट है, बहुत छोटा है, तो हम उसको कंसिडर ही नहीं करते, है ना। तो उसी तरह ये भी स्पेस हर एक जगह पे एग्जिस्ट करता है स्पेस में। दूसरी तरह बोला गया कि हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड को मेजर करेंगे। कैसे मेजर करेंगे ना, चार्ज के पास रखेंगे तो ज्यादा अट्रैक्ट करता है, दूर रखते तो कम अट्रैक्ट करता है। इसका मतलब वो जो इंटरेक्शन है, जो कुछ प्रोड्यूस कर रहा है, उस कुछ का वैल्यू कम हो रहा है, तो वही कुछ अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसको हमें मेजरमेंट करना भी इंपोर्टेंट बात है। तो कभी भी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को मेजरमेंट करने के लिए दो चीजों की मदद लेते हैं, और दो चीजों के हिसाब से हम डिफाइन करते हैं इसका मेजरमेंट वैल्यू को। जो पहला चीज है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और ये वेक्टर क्वांटिटी या हम अभी पढ़ने वाले हैं। और दूसरा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद हम पढ़ेंगे। और उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में एक रिलेशन भी पढ़ेंगे कि ई और वी में रिलेशन क्या होता है। और ये सबसे अच्छी बात यह है कि सिंस ये फोर्स लगाता है और फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसका वेक्टर फॉर्म में मेजरमेंट भी किया गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के टर्म्स में, और स्केलर में, मतलब उसका मैग्नीट्यूड चेंज बेसिकली बताएगा, जो कि हमें इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल के टर्म में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो हम सबसे पहले पढ़ेंगे, पोटेंशियल बाद में। दो चीजों से लेकिन मेजर किया गया, क्लियर है। अब इंटेंसिटी कैलकुलेशन करने के लिए या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेशन करने के लिए कंफ्यूज मत होएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब वो रीजन होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब उसका मेजरमेंट होता है। हालांकि जनरली हम इस चीज को इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बोलकर पढ़ लेते हैं, लेकिन अगर आपको डेफिनेशन पूछता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन अलग है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डेफिनेशन अलग है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैसे डिफाइन किया गया, सोचिए। बोला गया कि पहली बात है कि इसको ई वेक्टर से लिखते हैं, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो मैं लिखने की जरूरत नहीं, उधर लिखा हुआ है वेक्टर, तो ये वेक्टर क्वांटिटी। कैसे मेजर किया गया ना, बोला कि यहाँ पर मैंने चार्ज रखता हूँ Q,
और यहाँ पे कोई एक दूसरा चार्ज है क्यू नॉट। तो ये क्यू नॉट जो लिया गया, इस क्यू नॉट को बोला गया टेस्ट चार्ज, क्योंकि हम टेस्ट करने के लिए इसको यूज कर रहे हैं, इसीलिए टेस्ट चार्ज बोला गया। और मोस्टली टेस्ट चार्ज जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं मोस्टली, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज रखा गया क्यू नॉट, और ये क्यू में प्लस साइन दिख रहा है, तो क्या हुआ ना, ये इसके ऊपर फोर्स लगाया कितना, F इक्वल टू के क्यू क्यू नॉट बाई आर नॉट स्क्वायर, डिस्टेंस में आर नॉट लिया हूं, ठीक है, इतना फोर्स लगाया के क्यू क्यू नॉट कूलम्ब्स लॉ से, ठीक है। अब हमें बोला कि अगर मैं यहाँ पे क्यू नॉट नहीं एक कूलम्ब रखता प्लस 1 कूलम्ब, तो उस 1 कूलम्ब चार्ज के ऊपर भी फोर्स लगता, कितना लगता ना, मैं क्यू नॉट रखा तो इतना रखा, तो F लगा, जब मैं कितना रखा क्यू नॉट, तो जब 1 रखूंगा तो कितना लगेगा F बाई क्यू नॉट। ये जो फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि टेस्ट चार्ज हम लोग लिए थे जिसको हम पॉजिटिव बोला था, तो फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज हर 1 कूलम्ब के ऊपर जो फोर्स लगेगा उसी को डिफाइन किया गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू। तो F बाई क्यू नॉट किया तो कितना आ गया के क्यू बाई आर नॉट स्क्वायर, क्लियर मेरे बात। तो के क्यू बाई आर नॉट स्क्वायर हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। अब सोचिए इसका डायरेक्शन के बारे में बात करेंगे, तो डायरेक्शन कैसे बताया गया ना, फोर्स का जो डायरेक्शन होता है उस 1 कूलम्ब के ऊपर, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू डायरेक्शन की उसी डायरेक्शन में होगा। अब सोचो ये प्लस क्यू है, यहाँ पे मैंने प्लस 1 कूलम्ब रखता, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का मतलब वही है कि हम लोग प्लस 1 कूलम्ब रख के फोर्स निकालेंगे, ठीक है ना, वही तो पढ़े हम। तो अगर प्लस 1 कूलम्ब होता तो ये इसको रिपेल करता, तो क्या उस तरफ फोर्स लगता, इसीलिए बोला गया फॉर ए पॉजिटिव चार्ज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अवे फ्रॉम द चार्ज, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे माइनस क्यू रखता और यहाँ पे इसके ऊपर फोर्स लिखता प्लस, तो ये इसको अट्रैक्ट करता, तो फोर्स इधर लगता, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू भी इधर होगा, इसीलिए इसके लिए डायरेक्शन क्या बोला गया, टुवर्ड्स द चार्ज, क्लियर है मेरी बात। तो हम दो चीजें सीखे, पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ लिए, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वन ऑफ द वेज टू मेजर द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसको डिफाइन किया गया ना, अगर मैं कोई भी चार्ज लगता हूं तो उसके वजह से एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लगेगा, दैट इज नोन एज द इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू एट दैट पॉइंट। और हम डायरेक्शन कैसे निकालते हैं ना, उसी प्लस 1 कूलम्ब के ऊपर जिधर फोर्स लगता दैट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उसको शॉर्टकट में याद रखने के लिए ऐसे समझ लीजिए कि अगर पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं हम लोग, तो हमेशा अवे फ्रॉम द चार्ज लिखेंगे, और अगर नेगेटिव चार्ज के लिए कोई पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड लिख रहे हैं तो उसका डायरेक्शन हम टुवर्ड्स द चार्ज, क्लियर है मेरी बात। तो आप इतना लिख लीजिए, उसके बाद मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर फॉर्म और कुछ बातें हम लोग कुछ इजी क्वेश्चंस कुछ सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में बेसिक आइडिया हम लोगों को हो गया कि उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है और उसका डायरेक्शन हम कैसे लिखेंगे, पॉजिटिव के लिए नेगेटिव के लिए, वो मैं बता दिया। अब हम उसका वेक्टर फॉर्म देखते हैं, हालांकि इसका कोई एप्लीकेशन है नहीं, हम कुछ यूज ऐसे जनरली करते नहीं है, बट जैसे मैंने लास्ट टाइम कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म में बताया था कि कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस के लिए हमें इसी तरह से सॉल्व करना पड़ता है, जब मोर देन 3-4 आ जाए, टेट्राहेड्रल वाला आ जाए, या फिर क्यूब आ जाए, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर, तब हम वेक्टर फॉर्म यूज करते हैं। तो मैं वेक्टर फॉर्म आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। सिंपल सी बात है कि एक चार्ज है क्यू, जिसका पोजीशन वेक्टर r1 है, और हम लोग को इस चार्ज की वजह से पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड में बोलूंगा तो आप समझ लीजिएगा मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात कर रहा हूँ, है ना, क्योंकि हम मेजरमेंट हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की ही करते हैं, क्लियर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट P पे कैलकुलेट करना है, तो मैं देख के बता सकता हूँ कि ये पॉजिटिव चार्ज है, मतलब मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जो भी होगा वो आवे होगा। तो आवे मैंने लिख दिया, ये चार्ज हो गया तो यहाँ से चार्ज से दूर आवे, तो नीचे हो गया इधर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसका वैल्यू कितना होगा ना, ये इन दोनों के बीच में डिस्टेंस r है, तो क्या होगा kq बाई आर क्यूब अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ इनटू r वेक्टर, जो मुझे ये वाला वेक्टर देखना है, क्लियर। अब मैं अगर ट्रायंगल लॉ लगाऊं ये वाला वेक्टर को, ये जो ट्रायंगल लिख रहा है इसके अंदर अगर ट्रायंगल लॉ का वेक्टर एडिशन लगाऊंगा तो मुझे क्या दिखाई देगा, सेम ऑर्डर वाले दोनों को ऐड करूंगा तो अपोजिट ऑर्डर वाला मिलेगा। सेम ऑर्डर वाले कौन कौन है, r1 और r, तो r1 प्लस r इक्वल टू r0 हो गए, तो मुझे वहां से r वेक्टर क्या मिल गया, r0 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। याद रखिए r0 उस वाले पॉइंट का है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, और r1 उस वाले पॉइंट का है जहां पे हम चार्ज रखे हैं, तो चार्ज वाला बाद में आता है, पॉइंट वाला पहले आता है, वेक्टर लिखेंगे तो मैंने रिप्लेस सिंपली कर दिया, r हो गया क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ r0 माइनस r1, तो मैग्नीट्यूड ऑफ r0 माइनस r1 का होल क्यूब, और r वेक्टर हो गया मेरा r1 वेक्टर माइनस
दिस इज जस्ट सिमिलर टू कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म जिसको क्लियर है उसके लिए इसका कोई टेंशन नहीं है। क्लियर है? तो उसके बाद बताया गया कि जैसे अगर ये कूलम्ब्स लॉ जैसा ही सब कुछ हो रहा है तो कूलम्ब्स लॉ में जैसे हम क्या करते थे ना, एक चार्ज के ऊपर अगर बहुत सारे चार्ज की वजह से फोर्स चाहिए तो सिंपली वेक्टर सम ले लेते थे। अभी भी हम लोग वही करेंगे कि अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस चाहिए, मतलब एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, एक कहीं कहीं है चार्जेस, और उन सबके वजह से एक ही पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? नाउ वी विल सिंपली राइट ऑल द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंडिविजुअल चार्जेस एंड वी विल टेक द वेक्टर सम। क्लियर है? वेक्टर सम लेना है, वेक्टर एडिशन करना है। वेक्टर एडिशन हम कूलम्ब्स लॉ में भी काफी सीखे हैं, यहाँ पे मैं एक दो एग्जांपल आपको करा दूंगा। क्लियर है? तो वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, दिस इज नो यूज फ्रॉम एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू। सिंपली कभी कभी बोर्ड एग्जाम वगैरह में पूछ लेगा तो बच्चों के लिए वहां पे काम आएगा, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म। या फिर जो स्पेशल टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, जैसे मैंने बताया था स्क्वायर पिरामिडल वाला एक केस बताया था और क्यूब वाला एक केस बताया था, उस सारे केस में हमें इसको यूज करना है जब हमें पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिख के सॉल्व करना इजी हो। क्लियर? तो उसके बाद बताया कि मल्टीपल चार्जेस की वजह से निकालना, मतलब एक से ज्यादा चार्ज हो गए तो सिंपली हमें हमेशा क्या लेना है? वेक्टर सम। कैसे लेना है, क्या लेना है, मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल्स के थ्रू समझाता हूं। क्लियर है? इतना हम लिख लीजिए, फिर इधर देखते हैं। अब अगर मैं एग्जांपल्स में आऊं तो मैं टू चार्जेस वाला सिस्टम जो है उसको अलग से पढ़ाऊंगा। इसके बाद आपको मैं पहले थोड़ा सा रैंडम सिस्टम सिखाता हूं कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। जैसे सिंपली यहाँ पे क्या बोला है ना, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, ये भी ए और ए, और इसके तीनों कॉर्नर पर तीन चार्ज रख दिए गए हैं, तीनों ही प्लस क्यू। ठीक है? सोचिए कि अगर मैं इसके सेंटर पे कहीं पे कुछ भी चार्ज रखता तो उसके ऊपर फोर्स कितना लगता है? जीरो, क्योंकि हम कूलम्ब्स लॉ में पढ़े हैं। नहीं तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करके देख लेते हैं। ये प्लस क्यू है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? अवे, इस डायरेक्शन में। इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? अवे, इस डायरेक्शन में। और इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? इधर। तो मेरे पास बेसिकली तीन इलेक्ट्रिक फील्ड है और तीनों को वेक्टर सम लेना है मुझे टोटल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए। ठीक है? तो हमें तो तीन का वेक्टर एडिशन पता नहीं है, हमें दो को ही पहले करके फिर तीसरे के साथ करेंगे। तो मैं दो को ऐड किया, मैं मान लो इसको और इसको ऐड किया, तो याद करो इसके बीच में एंगल कितना होगा? 120 डिग्री। और जब भी कोई दो वेक्टर के बीच, इक्वल वेक्टर के बीच में एंगल 120 होता है तो उनका रिजल्टेंट कैसे आता है? वेक्टर सम में अगर आप पढ़ोगे तो पता चलेगा आपको। इधर जो आएगा वेक्टर, इन दोनों का सम, उसका वैल्यू कितना आएगा? दोनों ई है और बीच एंगल 120 है, तो जो उनके बीच में जो आएगा वो भी ई ही आएगा और एग्जैक्टली उनके बीच में आएगा, है ना। ये वेक्टर एडिशन में आप लोग सीख सकते हो। उसके बाद मैं बोला कि इन दोनों का ये आ गया, दिस वाज द ई नेट फ्रॉम दिस एंड दिस। ये दोनों में से मैं ये वाला ई निकाल दिया। अब मैं इस तीसरे के साथ ऐड करूंगा, तीसरे वाले का भी वैल्यू कितना है? ई, और ये इसके ऑपोजिट में है। तो मैं यहाँ पे अगर बोलूं कि ई नेट क्या होगा तो मेरा ई नेट क्या हो जाएगा? यहाँ पे जीरो। क्या मेरी बात क्लियर है? उसी तरह अगर मैं स्क्वायर को देखूं, दिस इज स्क्वायर ऑफ साइड है, तो भी इसके सेंटर पे ई नेट कितना होगा? जीरो, क्योंकि देखिए कि अब इसके वजह से इधर आएगा, इसके वजह से इधर, इसके वजह से इधर आएगा और इसके वजह से इधर, क्या चारों ही ईच अदर को कैंसिल कर देंगे, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? जीरो। इसका मतलब एक चीज हम समझते हैं कि अगर चार्ज मेरा सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, कोई भी स्ट्रक्चर में सिमेट्रिकली होने चाहिए और इक्वल चार्जेस होने चाहिए, है ना। क्यू 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 सिमेट्रिकली, इक्विलेटरल ट्रायंगल, स्क्वायर, पेंटागन, रेगुलर हेक्सागन, सर्कल, कुछ में भी अगर इक्वल चार्जेस और सिमेट्रिकली अगर डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उनका जो सेंटर होगा उस सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी? जीरो। क्लियर है? ये पहला टाइप का क्वेश्चन है जिसमें सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। सोचना नहीं है, सेंटर पूछा है, जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर? उसके बाद आया ऐसे वाले क्वेश्चन जिसमें चार्जेस का सिमेट्रिक नहीं अनसिमेट्रिक का डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। मतलब देख लीजिए आप, ये एक स्क्वायर है, दिस इज ए स्क्वायर ऑफ साइड ए ए ए ए, लेकिन चारों कॉर्नर में मैं अभी इक्वल चार्जेस नहीं रखा हूं, अलग अलग चार्जेस रख दिया हूं। यहाँ पे कैपिटल क्यू, स्मॉल, यहाँ पे माइनस क्यू, टू क्यू, क्यू, ऐसे रख दिया हूं, मतलब कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और मैं फाइंड आउट क्या करना चाहता हूँ? फाइंड आउट करना चाहता हूँ पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। तो
कितने इलेक्ट्रिक फील्ड आएंगे अगर हम लिखेंगे तो, जितने चार्ज है उतने इलेक्ट्रिक फील्ड आएंगे, सिंपल सी बात है। अब जितने चार्ज है मतलब चार इलेक्ट्रिक फील्ड एक एक का लिखते हैं। इसके वजह से कितना इधर आएगा, कितना आएगा, ये क्यू है और ये डिस्टेंस, अगर ये ए हो गया तो ये डायगोनल कितना हो जाएगा, √2a, तो ये हो जाएगा √2a/2, दैट इज a/√2, है ना। सारे डिस्टेंस इतने ही होंगे, क्लियर। मैं काम करता हूं, यहाँ पे r लिख देता हूं और इधर लिख देता हूं कि r √2, सॉरी a/√2, है ना। मैं इधर लिख देता हूं ताकि मेरा फिगर में थोड़ा अच्छा दिखे, क्लियर। इसके वजह से इधर कितना होगा ना, KQ/r², सिंपल। इस -q नेगेटिव है तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, टूवर्ड्स, मतलब क्या इधर होगा, कितना होगा KQ/r², क्योंकि ये भी q। अब ये -q तो इसके वजह से इधर होगा कितना, KQ/r², फिर से क्योंकि ये माइनस है तो टूवर्ड्स। अब बचा सिर्फ ये 2q, इस 2q की वजह से आवे होगा मतलब मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इधर, ऐसे कितना आएगा ना, 2KQ/r²। तो सोचो कि अगर मैं इन चारों को ऐड करूंगा तो क्या होगा, ये और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये बचा 2Q/r², ये बचा KQ/r², तो एक माइनस हो जाएगा। तो मेरा आंसर क्या आएगा ना, इस डायरेक्शन में आएगा और कितना आएगा, KQ/r²। दिस इज माई ई नेट। समझ में आ गया सबको। इसी तरह करना है बस, और कुछ नहीं। कभी कभी हो सकता है ये दोनों कैंसिल नहीं होगा तो इन दोनों का भी कुछ आ जाएगा, है ना, कंपोनेंट, तो उसी हिसाब से 2 आ जाएंगे, फिर उनका वेक्टर सम ले लेना है। करना कुछ है नहीं, सिंपली वेक्टर एडिशंस करने हैं और कुछ नहीं। अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन वाले भी हो गए हैं, है ना। ऐसे और भी एग्जांपल्स बहुत सारे कर सकते हैं आप लोग, है ना। बाकी आपको मिल भी जाएंगे बहुत सारे बुक्स में। उसके बाद एक अच्छा एग्जांपल है जो मैं आपको कराना चाहता था, तो एक अच्छा एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। देखिए क्या बोला है ना, एक सर्कल है, ध्यान से क्वेश्चन देखिए। एक सर्कल है जिसके आउटर मतलब सर्कमफेरेंस पर, है ना, जिसका सर्कमफेरेंस पर चार्जेस रखा गया है। कैसे रखा गया है ना, बिल्कुल क्लॉक जैसा क्लॉक में रखते हैं ना चार्ज, 1 2 3 4 ऐसे 12 तक होता है, उसी तरह मैं चार्जेस का अरेंजमेंट हुआ हूँ सेम पोजीशन में। ये 1 कूलम 2 कूलम 6 कूलम 3 कूलम 4 5 6 ऐसे 12 तक, ठीक है। और मुझे कहना चाहिए फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ड्यू टू ऑल दीज चार्जेस, मतलब कि सबका इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे और उनका क्या लेंगे, वेक्टर सम। तो पहले तो देख के ही डर लगता है क्योंकि 12 चार्जेस हैं, 12 इलेक्ट्रिक फील्ड, उनको फिर ऐड करेंगे। लेकिन कभी कभी ना बहुत ऐसे क्वेश्चंस इजी हो जाते हैं वेक्टर में लिखने पर, है ना। कंपोनेंट में तोड़ के लिखेंगे तो ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। कैसे कंपोनेंट में तोड़ के लिखेंगे मैं आपको समझाता हूँ, अब एक बार ध्यान दीजिए। सबसे पहले तो सारे चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिखने की कोशिश करते हैं, हमारा क्वेश्चन सॉल्व होना स्टार्ट होगा। सोचिए 1 कूलम की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, आगे। इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इधर आगे। कितना होगा ना, इधर होगा K × 1/r² और इधर होगा K × 7/r²। क्लियर। और कोई भी दो चार्ज लिख लीजिए, 4 और 10 को देखते हैं। 4 के वजह से आएगा इधर K × 4/r² और 10 के वजह से होगा इधर K × 10/r²। इसे सबको देखेंगे ना तो सोचिए ये K 7/r², उसका ऑपोजिट में K1, तो 7 - 1 कितना, 6, इधर 10 इधर 4, 10 - 4 कितना, 6, उसी तरह 12 और 6, 12 - 6 कितना, 6। तो सबका अगर मैं करूंगा तो किसका किसका बच जाएगा, सोचिए 7 और 1 का इधर बचेगा, एक तो पेयर कर देता हूं, इधर एक आएगा 6K/r², क्योंकि 9 और 3 का, है ना। उसी तरह 7 और 2 का, 2 और 8 का आएगा, 1 और 7 का आएगा, सारे क्या आएंगे, तो क्या क्या आएंगे सोचो। 12 वाला ऐसे आ जाएगा, बाकी इधर 2 आएंगे ऐसे और ऐसे, इधर 2 आएंगे ऐसे, ये आएगा 30 पे, ये आएगा 60 पे, ये आएगा 30 पे और ये आएगा 60, क्योंकि सारे एंगल तो 30 डिग्री होते हैं, 360/12, है ना, ऐसे आएगा। और सबका वैल्यू कितना है, E,
और ये ई का वैल्यू कितना है 6k/r², जिसका वैल्यू लिख सकते हैं। अब सोचिए क्या ये वेक्टर्स को ऐड करना मेरे लिए कोई बड़ी बात है क्या? कुछ नहीं है, क्योंकि मैं आपको समझाता हूँ। सोचिए पहले तो सबका ना हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लिख लेते हैं और सबका वर्टिकल कंपोनेंट लिख लेते हैं, फिर हम उन दोनों को एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल मिलेगा, उनका वेक्टर्स हम ले सकते हैं। तो मैं आपको सिंपली लिख के बता देता हूँ। अगर हॉरिजॉन्टल सम लिखूंगा तो यहाँ पे मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ऐसे लिखूंगा, ये रहेगा ई, ये वाला कंप्लीट ही, इसका हॉरिजॉन्टल इसका भी हॉरिजॉन्टल, तो ई cos 30 ई cos 30 कितना आ जाएगा 2e cos 30 प्लस ये e cos 60 e cos 60, तो कितना आ जाएगा 2e cos 60। हॉरिजॉन्टल वाला क्लियर हो गया। अब वर्टिकल वाला देखो, वर्टिकल में इसका वर्टिकल ऊपर आएगा, इसका वर्टिकल नीचे, तो वर्टिकल वर्टिकल कैंसिल, इसका और इसका भी कैंसिल, सिर्फ बचेगा कौन, ये वाला जो इधर आएगा नीचे, कितना e, तो मेरा जो नेट आएगा वो कुछ इधर आएगा और मैं इसका वैल्यू भी निकाल सकता हूँ, कैलकुलेट कर सकता हूँ। सो दिस इज जस्ट ए सिंपल क्वेश्चन जिसमें थोड़ा अलग मेथड हम लोग यूज करते हैं। कैसा मेथड यूज करते हैं ना, कंपोनेंट वाला मेथड, कि हाउ वी ब्रेक इनटू कंपोनेंट्स एंड गेट द एडिशन, डन द एडिशन इजीली, हाउ इजीली वी कैन सॉल्व, ये उसी के ऊपर क्वेश्चन है। बट जो बेसिक अंडरलाइन कॉन्सेप्ट या अंडरलाइन प्रिंसिपल है वो ये है कि जब भी हमें एक से ज्यादा चार्ज दिखे तो हम हमेशा सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लिख के उनका कैसा करेंगे, वेक्टर्स। क्लियर है मेरी बात? हाँ, तो इसी हिसाब से हम लोग कर लेंगे। तो आप अभी इतना लिख लीजिए, फिर मैं इसका 2 पॉइंट चार्जेस ड्रॉ करके उसका पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड, उनके बीच में वैल्यू कहाँ पे कितना होगा, क्या होगा, सारे डिटेल में हम लोग उनके ग्राफ्स भी स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट्स अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं 2 पॉइंट चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके ऊपर पूरा हम लोगों को मास्टरी करनी है। क्योंकि रियलिटी में ये सेक्शन में मैं जितने भी चीजें बताऊंगा दे आर इंडिविजुअली 1-1 क्वेश्चन, वो सारे एक क्वेश्चंस हैं। अब उस सारे क्वेश्चंस को हम लोग एक साथ कैसे ऐसे फ्लो में स्टडी कर सकते हैं, मैं उसकी बताऊंगा और पूरे डिटेल में सारे कॉन्सेप्ट भी आपको एक्सप्लेन करूंगा। क्लियर है? तो बताया गया कि ऐसे मान लो कि 2 पॉइंट चार्जेस है, हालांकि मैं अभी के लिए ऐसे ले रहा हूँ, ये कोई भी चार्जेस हो सकते हैं, मैं जनरल केस भी आपको सिखा दूंगा। कोई एक +q और एक +9q, ठीक है। सबसे जो पहला पॉइंट है वो ये है कि इज इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो समवेयर बिटवीन देम, क्या उनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पे भी जीरो हो सकता है? पूरे कूलम्ब लॉ जैसा ही बात करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कैसे होगा ना, इसके वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर वो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल एंड ऑपोजिट आ गए तो मेरा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो सकता है, जीरो बिल्कुल हो सकता है। तो हम लोग ड्रॉ किए। उसी तरह सोचे कि जैसे वहां पे कूलम्ब लॉ में हम लोग क्या किए थे ना, बोले थे कि अगर दो सेम नेचर के चार्ज हो तो जो इक्विलिब्रियम पॉइंट आता है, नेट फोर्स जीरो होता है, वो कहाँ पे होता है ना, बिटवीन देम और छोटे चार्ज के पास। तो अभी भी हमें पता चल गया कि हाँ पॉसिबिलिटी है कि ये अगर Q है, ये अगर 9Q है, तो यहाँ पे कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है जीरो हो। कैसे होगा देखते हैं। इस Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा, E ड्यू टू +Q, कितना आएगा KQ/x², अगर ये डिस्टेंस x हुआ तो, है ना। और इसके वजह से इधर आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 9Q, और ये कितना आएगा K × 9Q/d - x का होल स्क्वायर, और ये d - x हो जाएगा, क्योंकि टोटल डिस्टेंस को मैं d लिया। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो तब होगा जब ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होंगे, इक्वल होंगे। बोला ठीक है, एक काम करता हूँ, KQ/x² इक्वल टू K × 9Q/d - x का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व किया, इधर d - x और इधर आ गया 3x, तो x इक्वल टू आ गया d/4। और ये इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज आता है, मतलब कूलम्ब लॉ में जितना आंसर आया होगा यहाँ पे भी उतना ही आंसर आएगा, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब 1 कूलम्ब के ऊपर फोर्स होता है, तो हमारा आंसर हमेशा उतना ही आएगा जितना कूलम्ब लॉ में आया था। अब इसके बारे में जो और एक इम्पोर्टेंट डिस्कशन है वो है कि इनका इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है। हम वही सीखेंगे, ध्यान से सीखेंगे, कैसे समझिए, इनका ग्राफ ड्रॉ करना, ठीक है। 2 पॉइंट चार्ज होंगे तो उनका ग्राफ हम कैसे ड्रॉ करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का।
पहले तो ध्यान से मैं ड्रॉ कर देता हूँ, कैसे ड्रॉ करता हूँ देख लेना। ऐसे ड्रॉ कर दिया है ना, यहाँ पे रख दिया प्लस क्यू, यहाँ पे रख दिया प्लस 9q। ठीक, हम लोग क्या करें ना, अगर राइट साइड होगा तो हम लोग उसको पॉजिटिव लिखेंगे, अगर लेफ्ट साइड होगा कोई चीज तो हम उसको नेगेटिव लिखेंगे। उसी तरह हम आइडेंटिफाई करेंगे कि डायरेक्शन कहाँ चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है। ठीक है, अब तो सोचिए आप कि अगर इस चार्ज के ऊपर, इसी चार्ज के ऊपर बोलो है ना, इस चार्ज के ऊपर सोचिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना है इस चार्ज के ऊपर। इसके वजह से तो कुछ है कि q/b² और व्हाटएवर, लेकिन इसके ऊपर इसी चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, डिस्टेंस तो 0 हो गया। तो अगर नीचे में आप 0 डालूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना आएगा, इनफाइनाइट। इसका मतलब इसी चार्ज के ऊपर इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना है, इनफाइनाइट। सिमिलरली इसी के ऊपर भी कितना है, इनफाइनाइट। तो इतना तो पता चल गया कि मैं जो भी ग्राफ स्टार्ट करने वाला हूं वो इधर भी इनफाइनाइट से स्टार्ट करने वाला हूं। यहाँ पे लिखता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू इधर भी इनफाइनाइट से और इधर भी इनफाइनाइट से। ठीक, इनफाइनाइट से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ ग्राफ। अच्छा, अगर सोचो कि मैं थोड़ा सा लेफ्ट साइड आऊंगा इसके, है ना, इधर थोड़ा सा लेफ्ट साइड आऊंगा, तो थोड़ा सा जैसे लेफ्ट साइड आऊंगा इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर अपेयर होगा। इधर अपेयर हुआ मतलब पॉजिटिव की नेगेटिव, नेगेटिव। तो क्या मैं इस साइड माइनस इनफाइनाइट से स्टार्ट करूंगा, इधर देखूंगा तो इसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है इसके ऊपर थोड़ा सा इधर आ जाऊंगा तो इधर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, क्योंकि इसके वजह से भी इसके वजह से भी, बट इसके पास है ना तो इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा। तो अगर मैं थोड़ा सा पास में देखूं इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो मेरा ई नेट भी किधर आएगा, उसी डायरेक्शन। तो अगर ई नेट इधर आ गया तो ये ई नेट क्या हो गया, पॉजिटिव। तो इधर कहां से स्टार्ट करूंगा, प्लस इनफाइनाइट से। क्लियर है मेरी बात। दूसरी बात जो है वो इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कहां क्या होगा, 0। तो यहाँ पे कहीं पे 0 होगा, मान लो दिस डिस्टेंस इज d/4 है ना। अब फिर इसके ऊपर आ जाते हैं, इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। अगर थोड़ा सा इस तरफ आ जाऊंगा तो सोचो इसके वजह से तो कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, बट इसके वजह से क्या आएगा, ज्यादा। और किधर आएगा इसके वजह से, राइट साइड। तो इधर कहां से स्टार्ट करूंगा, प्लस इनफाइनाइट से। और इस साइड थोड़ा सा इस साइड आ जाऊंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो जाएगा। तो इस साइड कहां से शुरू करूंगा, माइनस इनफाइनाइट। तो मेरा जो ग्राफ है वो कहां से शुरू होके कहां पे खत्म होगा उसके बारे में आइडिया हो गया कि इधर राइट साइड प्लस इंफिनिटी से स्टार्ट करना है और इधर लेफ्ट साइड माइनस इंफिनिटी से स्टार्ट करना है। इधर राइट साइड प्लस इंफिनिटी से और इधर लेफ्ट साइड माइनस इंफिनिटी। और अगर मैं से दूर 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 इनफाइनाइट हो जाऊंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। इधर भी दूर 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 इनफाइनाइट तक जाऊंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, 0। मतलब मुझे कहां से ग्राफ स्टार्ट करना है और कहां पे ग्राफ खत्म करना है उसका आइडिया हो गया। ठीक है, और नेचर क्या होगा सोचिए, 1/x² में चलता है और कोई भी चीज 1/x 1/x², 1/x³ ऐसे चलेगा तो उनका हाइपरबोला जैसा ही ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो इन सबका नेचर भी कैसा होगा, हाइपरबोला जैसा। तो शुरू करते हैं, इधर प्लस इंफिनिटी से स्टार्ट करूंगा, इधर 0 होगा, फिर इधर माइनस इंफिनिटी की तरफ जाएगा। ऐसे वाला ग्राफ है, समझ में आ गया। इस साइड देखूंगा तो कहां से शुरू करूंगा, प्लस इनफाइनाइट और जाऊंगा कहां, 0 तक। क्लियर। इस साइड देखोगे तो शुरू करूंगा कहां, माइनस इनफाइनाइट, जाऊंगा कहां, 0 तक। तो जो इस प्लस क्यू और इस प्लस 9q के वजह से पूरे लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ऑन द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस, उस इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन कैसे चेंज हो रहा है, कैसा ग्राफ आ रहा है, उसके बारे में डिटेल डिस्कशन आप इस क्वेश्चन से समझ सकते हैं जैसा कि मैं ड्रॉ किया हूं। अगर ऑपोजिट चार्जेस होते तो क्या करते सोचिए आप, मैं बता देता हूं आपको। ऑपोजिट चार्जेस होते मतलब अगर ये मेरा होता है, ऐसे मैं इसमें ड्रॉ कर देता हूं आपको। अगर मान लो कि ये मेरा होता प्लस क्यू और ये मेरा होता माइनस 9q, सोचो तो क्या होता। तो अब जो इनके वजह से 0 होता ना इलेक्ट्रिक फील्ड, वो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 कहां पे होता है, यहां पे कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। छोटे चार्ज के पास, दोनों चार्ज के बाहर, जब भी हम अपोजिट चार्जेस लेते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट उसी हिसाब से मिलता है। इसी तरह कैलकुलेशन करेंगे कूलम्ब लॉ में जैसे सीखे थे। क्लियर है। तो मुझे इतना पता चल गया कि हाँ ये छोटा चार्ज है तो छोटा चार्ज के साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 होगा। ओके, और कहीं पे तो 0 नहीं होगा। फाइन, चलिए ग्राफ के बारे में सोचते हैं।
ग्राफ के बारे में सोचो तो इसके ऊपर क्या होना चाहिए था, इनफाइनाइट, इसके ऊपर भी क्या होना चाहिए था, इनफाइनाइट, और इधर जाके फिर से क्या होने वाला है, इनफाइनाइट, ऐसे। अब मैं करूंगा क्या, मैं सोचूंगा कि ये प्लस क्यू है तो इसके थोड़ा सा उस साइड, थोड़ा इस साइड देखूंगा, तो इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा, तो यही नेट मेरा ज्यादा होगा क्योंकि इससे तो ठीक है, इसके बहुत पास में है, मतलब इस साइड कहां से शुरू करूंगा, प्लस इनफाइनाइट से। अगर थोड़ा सा इस साइड आ जाऊंगा तो ये पॉजिटिव है फिर से, तो थोड़ा सा इस साइड की इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू इधर हो जाएगा, तो इधर कहां से शुरू करूंगा, माइनस इनफाइनाइट से। क्लियर है आपको? अब उसके बाद इधर देखते हैं, ये माइनस हो गया, माइनस हो गया मतलब इसके ऊपर तो इनफाइनाइट, थोड़ा सा उस पर जाऊंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, थोड़ा सा इस साइड आऊंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इस साइड लेफ्ट हुआ तो इधर कहां से, माइनस इनफाइनाइट से, और इधर कहां से, प्लस इनफाइनाइट। और इनका बीच में कहीं पे जीरो होता है क्या, बीच में कहीं पे भी जीरो नहीं होता है। अगर बीच में जीरो नहीं होता है तो प्लस से प्लस वो कैसे जाएगा, कहीं पे एक मिनिमम वैल्यू अटेन कर रहा हो, कहां से कर रहा होगा ना, ऐसे यहाँ पे टच नहीं करेगा, ये ऊपर रहेगा क्योंकि वैल्यू जीरो नहीं है बट कुछ मिनिमम वैल्यू, ये वाला पॉइंट होगा कुछ, दिस इज ई मिनिमम, लेकिन ये प्लस इंफिनिटी से शुरू होकर कहां तक जाएगा, ऐसे माइनस इनफाइनाइट तक, ऐसे। क्लियर है? यहाँ पे कहीं पे वैल्यू मिनिमम होगा, कहां पे मिनिमम होगा वो वैल्यू हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, मैं बता दूंगा आपको, डेरिवेटिव करके करते हैं। अब बाकी दोनों साइड, इस साइड देखा तो यहाँ पे जीरो है, इधर माइनस इनफाइनाइट है, उसके बाद फिर से जाके उसको क्या होना पड़ेगा, कहीं पे जीरो, तो क्या होगा सोच, यहां से शुरू किया ऐसे गया तो ऊपर ऐसे जाके तो ऊपर बढ़ जाएगा, तो ये क्या होगा, कहीं पे ऐसे क्या होगा, फिर ऐसे गया होगा सैचुरेशन, इधर का ग्राफ ऐसे बन जाए। अब इधर देख, ये माइनस इंफिनिटी से जीरो, तो ये सिंपल ग्राफ, तो ये हो जाएगा मेरा ग्राफ किसके लिए, ये प्लस क्यू और ये माइनस 9 को अगर रखूंगा तो बेसिकली इसको याद रखा नहीं जाता है, ये ग्राफ बनाना सीखा जाता है कि हम ग्राफ को बनाते कैसे हैं, किधर लेफ्ट मूव करेंगे, किधर राइट मूव करेंगे, यहाँ पे जीरो क्रॉस कर दिया तो फिर से जीरो को कैसे आएगा, कहीं पे बेंड करना पड़ेगा, तो बेंड करेगा बीच में से कहीं पे, ऐसे सारे कॉन्सेप्ट लगाते हैं हम लोग। अगर आप चाहो तो मैं और एक एग्जाम्पल आपको बता सकता हूँ लेकर, यहाँ पे है ना, ये सब आप लिख लिए और अच्छे से, ये तो सिंपल सी बात है, कहाँ पे होगा डी का वैल्यू जीरो कहाँ पे होता है, उसी को मैं करवाया था, बाकी दोनों ग्राफ रखता हूँ, इसी तरह और एक ग्राफ आपको अभी बता देता हूँ, ठीक है। इधर यहाँ पे मान लो कि और एक ग्राफ मुझे ड्रॉ करना है, ठीक है, किसके किसके बीच में करता हूँ, थोड़ा उल्टा पुल्टा लेता हूँ, ये वाला डिफिकल्ट होता है तो ये वाला ले लेता हूँ, एक इसको माइनस और इसको प्लस कर देता हूँ, है ना, मान लो कि ऐसे बोल दिया कि ऐसे दो चार्जेस हैं, इधर रख दिया माइनस क्यू और इधर रख दिया 4 क्यू, ठीक, क्लियर है। अब इसके वजह से ग्राफ ड्रॉ करूंगा मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो फिर से तो वही प्लस माइनस ढूंढना पड़ेगा, जीरो कहाँ पे होगा ढूंढना पड़ेगा, है ना, जीरो कहाँ पे होगा छोटे चार्ज के पास, तो यहाँ पे कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जीरो लिखूंगा मैं, ठीक। अब यहाँ पे जीरो, ठीक है, यहाँ पे इनफाइनाइट, यहाँ पे इनफाइनाइट, थोड़ा सा अब इसका थोड़ा राइट साइड और इसका थोड़ा लेफ्ट साइड देखता हूँ, इसका राइट साइड देखूंगा तो इधर, लेफ्ट साइड देखूंगा तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, ये लेफ्ट आ गया मतलब यहाँ किधर से शुरू करना है, माइनस इनफाइनाइट से, ये राइट आ गया पॉजिटिव तो यहाँ ऊपर किधर से शुरू करना है, प्लस इनफाइनाइट से, लेफ्ट साइड राइट साइड हो गया था। अब इस चार्ट का लेफ्ट साइड राइट साइड देखते हैं, इसका लेफ्ट साइड देखेंगे तो लेफ्ट साइड में ये प्लस है तो ये आवे इधर, तो क्या माइनस इनफाइनाइट से शुरू करेगा, और यहाँ पे इस साइड जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, प्लस है तो आवे, तो कहां से शुरू करूंगा, प्लस इनफाइनाइट, तो क्या सारे बाउंड्रीज मिल गए मुझे, यहाँ पे जीरो होना है, फिर फाइनली इधर भी आके जीरो होना पड़ेगा इसको फाइनली, और यहाँ पे भी इनफाइनाइट पे जाके क्या होना पड़ेगा, जीरो। तो ग्राफ कैसे होगा सोचिए, माइनस इनफाइनाइट से फिर माइनस इनफाइनाइट, तो बीच में कहीं पे मिनिमम ले रहा होगा, कहाँ पे मिनिमम ले रहा होगा ना, छोटे चार्ज के पास, तो मैं यहाँ माइनस इनफाइनाइट से शुरू किया, माइनस इनफाइनाइट क्या किया, और कहीं पे ये क्या लिया होगा, मिनिमम वैल्यू, कितना मिनिमम वैल्यू लिया होगा वो मैं बता दूंगा, आप टेंशन मत लीजिए, मिनिमम वैल्यू से। उसके बाद उस साइड और इस साइड, अगर लेफ्ट साइड देखो तो कहां से शुरू करना है, प्लस इनफाइनाइट, यहाँ पे होगा जीरो
फिर आके जीरो होना है, मतलब क्या करना पड़ेगा, बेंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, ग्राफ ऐसे है ना, ऐसे नीचे आके जाएगा, फिर यहाँ पे जीरो, सैचुरेशन। ये वाला समझ में आ गया, ये वो वाला पॉइंट है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है ना, और ये वाला डिस्टेंस हम लोग निकाल सकते हैं जैसे कैलकुलेट करवाया था। अब यहाँ से इस साइड कहाँ से शुरू होगा, प्लस इनफाइनाइट और खत्म में क्या हो जाएगा, जीरो। तो सिंपली यहाँ से शुरू कर दो, ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा, क्लियर। तो ये मैं 3 ड्रॉ किया हूँ। हालांकि इस तरह के कुछ भी ग्राफ बन सकते हैं और जिसमें ये वैल्यूज जो आएंगे वो सारे वैल्यूज अलग अलग हो, क्लियर। अब मैं आपको एक चीज सिखाता हूँ, ये मिनिमम कैलकुलेट करने का वैल्यू, मतलब कि जब भी हमें दो ऑपोजिट नेचर के चार्ज मिलेंगे तो उनके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो बाहर में क्या होता है, जीरो, छोटे चार्ज के पास, लेकिन उनके बीच में तो जीरो नहीं होता है। ग्राफ देख पता चल रहा है कि कुछ तो मिनिमम वैल्यू होता है ना। तो वो वैल्यू कितना होता है ना, मान लेता हूं कि मैं ये वाला डिस्टेंस है कुछ x0 और ये वाला वैल्यू है ई मिनिमम, है ना। मैं इसी क्वेश्चन के लिए आपको सॉल्व कर देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि कैसे कैलकुलेट करना है ना, कैसे कैलकुलेट करना है। ना सोचिए कि अगर मैं इसे सोचूं कि ये q है, क्या ये -2 सॉरी, और ये क्या है 4q, है ना। इनके बीच में अगर कहीं पे भी x डिस्टेंस पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है तो कितने इलेक्ट्रिक फील्ड आएंगे, 2, एक इसके वजह से इधर और एक इसके वजह से इधर, दोनों इधर आएंगे। कितना आएंगे, मैं इधर लिख देता हूं दोनों बाहर करके, एक आएगा kq/x² प्लस k इंटू 4q बाई d माइनस x का होल स्क्वायर, ऐसे आएगा, है कि ऐसे आएगा ना। दो इलेक्ट्रिक फील्ड आएंगे सेम डायरेक्शन में आएंगे तो ऐड करके लिख दिया। अब अगर मुझे E का मिनिमम वैल्यू जानने के लिए, और E मिनिमम वैल्यू कोई भी चीज का कब होता है, जब उनका डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो। हालांकि डेरिवेटिव जीरो होने पर मैक्सिमम भी जीरो हो सकता है ना, मैक्सिमम भी हो सकता है वो डबल है। बट इस केस में हमारा तो सिर्फ दिख रहा है कि ग्राफ में मिनिमम है तो हम मिनिमम कैसे देखते हैं। ये मिनिमम के लिए क्या होना चाहिए ना, de/dx क्या करो, जीरो। तो इस वाले जो चीज है, इस वाले चीज को डेरिवेटिव करके क्या करेंगे, जीरो। तो मैं क्या लिखूंगा, therefore d/dx of kq/x² प्लस k इंटू 4q बाई d माइनस x का होल स्क्वायर। इस चीज को मुझे क्या करना है, डेरिवेटिव, इसको डेरिवेटिव करना है। मतलब इसको डेरिवेटिव कैसे करते हैं, डेरिवेटिव आता है आपको, डेरिवेटिव सिंपल सी बात है, मैं करके लिख देता हूं। इसको क्या कर देना है, जीरो। तो इधर देखिए kq जो है वो कांस्टेंट है, इधर k4q है जो वो कांस्टेंट है ना। तो kq उधर जाके क्या डिवाइड हो जाएंगे तो जीरो हो जाएंगे। तो kq और kq उधर जाके क्या हो गया, जीरो। बाकी ये बचा 1/x²। 1/x² का डिफरेंशिएशन क्या होगा ना, x टू -2 इंटू x टू -2 प्लस 1, सॉरी -2 -1। तो ये कितना आ जाएगा, -2/x³ -2/x³ और ये कितना आ जाएगा +4, ये d माइनस x है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहां से एक माइनस आएगा, यहाँ -2 से एक माइनस आएगा, प्लस मुझे x का कोफिशिएंट भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जो कि माइनस है ना। तो माइनस माइनस क्या हो गया, +4 रह गया नीचे, ऊपर आ जाएगा 2 बाई नीचे आएगा d माइनस x का होल क्यूब, दिस इज इक्वल टू 0। ये बात समझ में आ गया आपको, 4 इंटू 2 है ना, दिस विल 4 इंटू माइनस माइनस प्लस। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो वैल्यू आएगा वो क्या आ जाएगा, x मिनिमम, है ना। तो हम लोग वहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर केस के लिए कुछ आंसर आएगा, हम सॉल्व कर सकते हैं, आसान सॉल्व भी हो जाएगा। ये 2 है, ये 8 है, तो ये क्यूब रूट 2 रह जाएगा, ये 2 हो जाएगा। सिंपल वाली बात है, सॉल्व हो जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो जो भी वैल्यू आएगा दैट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस x0। दिस इज द वैल्यू वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज मिनिमम। अगर उस वैल्यू को मैं इस इक्वेशन में डालूंगा तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आएगा दैट विल बी आवर मिनिमम वैल्यू। तो दो चीजें सीखना है कि कहां पे मिनिमम और कितना मिनिमम, क्लियर है मेरी बात। तो ग्राफ प्लस ग्राफ के अंदर में एक चीज कि जब दो ऑपोजिट नेचर के चार्ज होंगे तब उनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पे मिनिमम होगा,
ग्राफ देख के पता चल रहा है। उस मिनिमम का वैल्यू कितना होगा ना, सॉरी कितना दूर पे मिनिमम होगा वो डिफरेंशिएशन करके इक्वल टू 0 करके निकालेंगे, और कितना वैल्यू होगा ना डिफरेंशिएशन करने पर जो x का वैल्यू आएगा उस x का वैल्यू को अगर इसमें पुट करेंगे तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आएगा दैट विल बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द टू चार्जेस। क्लियर है मेरी बात? तो आप ये सारे टाइप्स के जितने भी पॉसिबल टाइप है आप खुद से लेके कोशिश कर सकते हैं, और डेफिनेटली ग्राफ जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है और इंपॉर्टेंस भी रखता है एग्जाम में, और मिनिमम वैल्यू कैलकुलेशन करना ऑल्सो स्टार्ट गिव सम इंपॉर्टेंस इन दिस चैप्टर। तो आप इतना इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम लोग सीख लिए, ये डिस्क्रीट चार्जेस की वजह से था। हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है, रॉड, रिंग है ना, या फिर स्क्वायर प्लेट, हेमिस्फीयर, ये सब के बारे में पढ़ेंगे, बट बाय यूजिंग द इंटीग्रेशन मेथड, है ना। उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे उसको, बहुत सारी चीजें और पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में ही। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर छोटे छोटे चार्ज को रखेंगे, पॉइंट चार्जेस, उनका क्या होता है, ऑल दोस थिंग्स वी विल डिस्कस इन डिटेल। बट आज के लिए हम ये वाला लेक्चर को यहीं पे रखते हैं। आप इलेक्ट्रिक फील्ड के सारे ग्राफ्स कैसे कैलकुलेट करना है, मिनिमम वैल्यू, सारे चीज को डेफिनेटली सॉल्व करिए, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं।